जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जिस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया के द्वारा दोस्तों जो बुक निकाला गया है वॉल्यूम 1, उसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 देखने वाले हैं। और इससे पहले का दोस्तों यदि टेस्ट आप 10 तक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और इस बुक में दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देगा, जिसमें आज हम लोग 11वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 100 क्वेश्चन रहता है और टोटल मार्क्स दोस्तों 200 रहता है, जिसके लिए समय अवधि आपका 2 घंटा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो बताइए दोस्तों कौन सा निम्नलिखित में से कथन आपका गलत दिया गया है। जिसमें पहला कथन है कि स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जितना भी सर्वाधिक स्थल खोजा गया है वह दोस्तों गुजरात में ही खोजा गया है। यानी कि पहला तो कथन सही है, लेकिन आपको तो गलत चूज करना है कि गलत निम्नलिखित में से कौन सा आपका दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग साच है लोथल से प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों यही कथन आपका गलत है, यही कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह कथन आपका गलत है, यही आंसर आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों ऑप्शन सी पाना है कि रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ दाव के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। बी पाइए जो बोला कि नक्शेदारी ईंट का प्रयोग दोस्तों, तो याद रखना कि कालीबंगा से किया गया था। नक्शेदारी ईंट का प्रयोग कहाँ से, कालीबंगा से, न कि दोस्तों लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन दूसरा है कि प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए दोस्तों प्राग ऐतिहासिक स्थल जो बोलन था यह बेलन नदी के किनारे स्थित है, बेलन नदी के किनारे स्थित, याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों जैसे याद रखना है हड़प्पा जो था दोस्तों वह रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए में जो रावी नदी दिया गया है। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल से दोस्तों हम लोग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य के द्वारा घटनाओं को कोई लिखित विवरण नहीं है, वही दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में अवस्थित है और यह बेलन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा बेलन नदी के किनारे स्थित है। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य, तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य मिला था वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। फिर चावल का दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो वह कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था, कोल्डिहवा से। फिर मेहरगढ़ से दोस्तों एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी का दफनाने का प्रमाण मिला था मेहरगढ़ में, याद रखना है मानव के साथ किसको, तो बकरी को। और भारत में दोस्तों मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला था, नर्मदा घाटी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब हुआ था। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 512 ईस्वी में। जैन धर्म से कुछ संबंधित कथन दोस्तों याद रखना है, जैसे जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ पूछेगा तो कल्पसूत्र हो जाएगा। कल्पसूत्र किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। फिर जैन धर्म के संस्थापक पूछेंगे दोस्तों तो ऋषभ देव हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन, तो ऋषभ देव। देखिए महावीर स्वामी जो थे यह कर्मवाद में विश्वास रखते थे और महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के जो कि अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख उत्तरायण सूत्र में किया गया है, याद रखना है उत्तरायण सूत्र में। और जैन धर्म के जो लोग थे दोस्तों वह ईश्वर को मान्यता नहीं दिए थे, ईश्वर को मान्यता नहीं दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में किस चोल शासक ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। तो राजकेसरी की उपाधि दोस्तों राजेंद्र प्रथम के द्वारा उपाधना या धारित किया गया था उपाधि। देखिए चोल वंश, तो चोल वंश की स्थापना पूछेगा आपसे तो दोस्तों विजयालय के द्वारा किया गया है। 1850 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा है विजयालय का, और चोल वंश की दोस्तों स्थापना यही किए थे। फिर दोस्तों चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम का चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार मिला था और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। विजयालय के द्वारा दोस्तों नरकेसरी की उपाधि धारण किया गया था, याद रखिएगा। और राजेंद्र ने राजकेसरी का, राजेंद्र प्रथम जो था दोस्तों वह राजकेसरी का। तो क्वेश्चन आपका राजकेसरी के पूछ रहा है तो राजकेसरी कौन जाएंगे, तो राजेंद्र है। फिर दोस्तों यही विजयालय का पूछता तो विजयालय जो थे यह नरकेसरी और राजेंद्र जो द्वितीय थे दोस्तों वह प्रकेसरी की उपाधि धारण किए थे। और समृद्ध चोल समाज दोस्तों 6 मंडलम में विभक्त किया गया था, कितने में, तो 6 मंडलम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है मुक्ताई प्रणाली से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मुक्ताई, याद रखिएगा मुक्ताई। और सल्तनत काल में दोस्तों
प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई था वह ग्राम था। छोटी इकाई क्या था? तो ग्राम था। और सल्तनत की अस्थायी सेना को खास खेल नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, खास खेल के नाम से। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 में किया गया था। 15 अगस्त 1906 में किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो दोस्तों लंदन से किया गया था। लंदन से, याद रखिएगा, कहाँ से? तो लंदन से। नंबर 8 है कि तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, तिलक के द्वारा जो यानी बाल गंगाधर तिलक अपने इंडियन होम रूल लीग के जो स्थापना किए थे अप्रैल 1916 में, और उनके द्वारा दोस्तों स्थापित जो लीग का मुख्यालय बनाया गया था वह पूना में बनाया गया था। पूना में, याद रखना है। और जबकि दोस्तों इसकी शाखाएं दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में खोला गया था। 3 जगह, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और बरार में शाखा पूछेगा था। और होम रूल लीग दोस्तों अपने मुख्यालय कहाँ बनाए थे? तो दोस्तों पूना में। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक बनाए थे होम रूल लीग का। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्य में किया गया था? देखिए दोस्तों, 1937 में प्रांतीय व्यवस्थाओं का चुनाव का आयोजन कांग्रेस के द्वारा बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत और बिहार, उड़ीसा के पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया था। तो कौन कौन है दोस्तों? तो याद रखना है, बॉम्बे हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका मद्रास हो जाएगा, फिर दोस्तों संयुक्त प्रांत जो कि ऑप्शन नहीं है, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत भी आ जाएगा आपका दोस्तों, संयुक्त प्रांत, हाँ मध्य प्रांत आ जाएगा, लेकिन मध्य प्रांत दोस्तों इसमें नहीं होना चाहिए। बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत ठीक है दोस्तों, वही संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत हो जाएगा। जो मध्य भारत है ना वही आपका मध्य प्रांत हो जाएगा। फिर दोस्तों बिहार था, बिहार ऑप्शन नहीं, उड़ीसा था, उड़ीसा भी था, असम, असम नहीं था दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 2 4 5, 1 2 4 5 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो संघर्ष विजय की रणनीति का दोस्तों जो प्रतिपादन किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। पहला है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नहीं दोस्तों, गलत है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, न कि दोस्तों भारत का। तो पहला भी कथन गलत है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया था। नहीं दोस्तों, संचालक मंडल का जो कार्यकाल निश्चित किया गया था वो 6 वर्ष नहीं बल्कि दोस्तों 4 वर्ष निश्चित किया गया था, 4 वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे है दोस्तों कि 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था। नहीं दोस्तों, ये भी कथन गलत है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका केवल बी कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी, केवल बी कथन सत्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बना दिया था? तो देखिए दोस्तों 1906 की में बात की जाए, भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में जो प्राथमिक शिक्षा का बनाया था वो दोस्तों बड़ौदा था। बड़ौदा याद रखिएगा, कौन था दोस्तों? तो बड़ौदा, बड़ौदा। और यहाँ पर दोस्तों गायकवाड़ शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था? तो जनसंख्या नीति की घोषणा दोस्तों 1976 में किया गया था। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा दोस्तों 1976 में किया गया था। और इसके बाद दोस्तों 1981 में इस जनसंख्या नीति में आंशिक संशोधन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार के होता है? तो व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार दोस्तों, व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। 15 है कि माही सुगंधा किस फसल का किस्म है? तो माही सुगंधा दोस्तों धान की हो जाएगा। माही सुगंधा किसके है? तो धान के। देखिए माही सुगंधा का है, चाहे जया का है, चाहे कृष्णा का है, चाहे बरानी द्वीप का है, ये सभी दोस्तों धान की किस्म है। ऑप्शन ए पाइए सरसों। सरसों का दोस्तों याद रखना है, वरुणा हो जाएगा, पूसा गोल्ड हो जाएगा, पीताम्बरी हो जाएगा और गिरिराज हो जाएगा। ये सभी दोस्तों सरसों किस्म है। गेहूं किस्म की बात की जाए तो पूसा मंगल हो जाएगा, सोनालिका, सोनारा 64, कल्याण, सोना, ये सभी दोस्तों किसका हो जाएगा? तो गेहूं का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है?
तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो उस समय दोस्तों 75%, 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित था स्वतंत्रता के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों 1977 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की जो स्थापना किया गया था 1977 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो स्थल रुद्ध नहीं कर रहा है दोस्तों, तो कोलंबिया, कोलंबिया इसमें हो जाएगा, जो कि नहीं है, याद रखना है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो मकड़ी दोस्तों, मकड़ी, खुद मकड़ी का उदाहरण है, कीट का नहीं। बाकी खटमल हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, घरेलू मकड़ी, ये सभी दोस्तों कीट का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो घरेलू उपभोग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू उपभोग, घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किस ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो दोस्तों बताइए, तो अभिनव बिंद्रा जी को, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पे आपका 24 है कि T20 एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन देश करेगा? तो T20 एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो आपका अपना भारत यानी इंडिया करेगा, भारत करेगा, याद रखिएगा। 2025 में दोस्तों T20 कहाँ होगा? तो भारत में। और 2027 में होने वाला जो दोस्तों एक दिवसीय पुरुष एशिया कप का मेजबानी आपका बांग्लादेश करेगा 2027 में। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को, नया अध्यक्ष दोस्तों प्रीति सूदन को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो याद रखना है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 27 है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार के द्वारा किस देश के नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था? तो हैती दोस्तों, हैती, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, हैती। हैती की राजधानी पूछेगा तब पोर्ट ओ प्रिंस हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में आपका 29 दोस्तों, क्या कहता है ध्यान देना है कि पेरिस पैरालंपिक में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो अवनी लखेरा दोस्तों किससे संबंधित है? तो शूटिंग से हो जाएंगे, शूटिंग से। यहाँ से याद रखना है कि पेरिस पैरालंपिक में दोस्तों अवनी लखेरा के द्वारा एक स्वर्ण पदक जीता गया है, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, और यह दोस्तों शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि 48 वर्ष में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या दोस्तों? तो इसका नाम दोस्तों आसना था, आसना था, याद रखिएगा। और यह दोस्तों 1976 में आया था, उसके बाद एक बार 2024 में चक्रवात आया है, और यह पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों इसका नामकरण किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों नामकरण किया गया था आसना को। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे, आरबीआई के भी गवर्नर वर्तमान में दोस्तों संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, याद रखिएगा। फिर दोस्तों इसरो के अध्यक्ष भी अभी नए बने हैं, जो कि बी नारायणन है, ऑप्शन बी में हो जाएगा दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष बने हैं बी नारायणन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मिजोरम में, मिजोरम में दोस्तों याद रखना, जो कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय दोस्तों जन्म लिया है कहाँ में? तो मिजोरम में, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कर रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो देखिए दोस्तों अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं, जो कि दोस्तों 42वां क्रम के हैं, 42वां क्रम के याद रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों कौन थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे, जो कि दोस्तों 41वां क्रम के थे, 41वां क्रम के। और दोस्तों अभी जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं वो अभी केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं, और केरल से आए हैं दोस्तों कौन? तो आरिफ मोहम्मद जी। नेक्स्ट है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या दोस्तों साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। G20 दोस्तों याद रखना है 20वां आपको साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। और दोस्तों 18वां जो G20 सम्मेलन भारत में किया गया था, 18वां कहाँ में किया गया था? भारत में, याद रखना है। और 19वां दोस्तों ब्राजील में हुआ था, 19वां कहाँ में? तो ब्राजील में। G20 की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1999 में किया गया है, 26 सितंबर को 1999 में। और कुल देश दोस्तों इसमें 19 देश है, प्लस में दोस्तों एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, तो टोटल 21 को हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है?
तो ऑपरेशन कामधेनु दोस्तों जम्मू कश्मीर के द्वारा याद रखना है। और यह दोस्तों मवेशी तस्करी को समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी दोस्तों? तो 4 को दिया गया है। 4 को मनु भाकर जो कि दोस्तों शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से है, परवीन कुमार दोस्तों जो कि पैरा एथलेटिक्स है, और डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ में हुआ है? तो 2024 वाला दोस्तों बिंग्स इंडिया हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में। और देखिए दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार पूछेगा तो कैंपगोरा को मिला है जो कि बेंगलुरु में है, इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में है, दोनों को दोस्तों कैंपगोरा हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहला पाम ऑयल प्रसंस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच हुआ है? तो लामित्य 2024 दोस्तों सेशेल्स रक्षा बल के द्वारा, सेशेल्स रक्षा बल, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दिया है? तो मासिक पेंशन देने की मंजूरी दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा, कि कोई भी अगर दोस्तों आपातकाल के दौरान जेल में रहेंगे उनको दोस्तों मासिक पेंशन देने की मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों तमिलनाडु में याद रखना है। और दोस्तों महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा है और हरियाणा दोस्तों दूसरा स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र शीर्ष में, हरियाणा दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो टीएम कृष्णा जी को, टीएम कृष्णा को दिया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। फिर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट बात है 45 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा, दिनकर। चलिए नेक्स्ट बात है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन के रूप में दोस्तों प्राण जो शब्द है दोस्तों ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि महोत्सव का अर्थ होता है? तो महोत्सव का अर्थ होता है दोस्तों कि महान है जो उत्सव हो जाएगा, या महोत्सव का अर्थ है। नेक्स्ट है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद? तो वेद प्लस उक्त आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मृगनयनी में कौन सा समास होता है? तो मृगनयनी में दोस्तों कर्मधार समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं को द्वारा अवशोषित होता है? तब बताइए दोस्तों। तो पीला कलर, पीला दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, पीला। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि क्षैतिज रूप से स्थित है क्षर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह बिंदु दोस्तों जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है वह उदासीन होता है, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट है कि एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह नियत गति से गतिमान रहता है? तो यह दोस्तों गैलीलियो के द्वारा बोला गया था, गैलीलियो के द्वारा, याद रखिएगा, गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्वनि का संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, ध्वनि दोस्तों निर्वात में संचारित हो सकता है, यह आपका दोस्तों कथन सही नहीं है। देखिए मानव कान का दोस्तों श्रव्य आवृत्ति की बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है, याद रखिएगा। मानव कौन सा ध्वनि सुनता है? तो श्रव्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो टोकामक दोस्तों जो नामकरण हो जाएगा ये आपका दोस्तों हालांकि परमाणु से हो जाएगा, परमाणु से, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु से, याद रखिएगा, परमाणु से। नेक्स्ट है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो सीजीएस प्रणाली में दोस्तों होता है ओस्ट्रेड, याद रखिएगा, ओस्ट्रेड। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है कि नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो देखिए दोस्तों इनके द्वारा बोला गया था कि नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय है। तो दोस्तों 57 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए पाना है जो बोला कि धातु अम्ल से अपक्रिया करता है और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, धातु को अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करवाइएगा तो वह लवण का निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन गैस का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अम्ल और क्षार को अपक्रिया कराएगा तो दोस्तों लवण का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धाराओं में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे गैलियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो गैलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम और एलईडी दोस्तों अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होता है गैलियम का। नेक्स्ट पाते हैं कि क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाएगा तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाएगा। प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन के प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों जो शुद्ध किया जाता है इसमें हो जाएगा एंथ्रासीन। एंथ्रासीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रासीन। नेक्स्ट पाते हैं कि आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने में कुछ सेकेंड में दोस्तों धूमिल हो जाता है। तो सोडियम हो जाएगा दोस्तों, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब का योग के बराबर होता है। तो दोस्तों डाल्टन के नियम के अनुसार, याद रखिएगा, डाल्टन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय अणु दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जल हो जाएगा। देखिए, ध्रुवीय अणु एक ऐसा अणु होता है जिसमें ध्रुवीय बंध होते हैं और जहां सभी बंध द्विध्रुवीय आघूर्ण का योग शून्य होता है। जैसे उदाहरण की बात तो जैसे जल हो जाता है, इथेनॉल हो जाता है, अमोनिया हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है। ये सभी दोस्तों ध्रुवीय का उदाहरण बताए हैं। नेक्स्ट एक निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि निलंबन एक बीसमांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट एक निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये भी कथन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है। तो किंगडमी फंगी से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों बताइए। तो याद रखना है यूग्लिना हो जाएगा। यूग्लिना आपका दोस्तों नहीं है, यूग्लिना नहीं है, याद रखना है यूग्लिना नहीं है। नेक्स्ट है कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यलाभ का एक संगठित समूह है जिसे निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य भी शामिल है। तो ऑप्शन के चला जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा कि मानव वैज्ञानिक तनाव का आकलन, मानव वैज्ञानिक तनाव का आकलन। नेक्स्ट पाते हैं कि छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का दोस्तों प्रमुख काम है कि प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है। तो शर्करा खाने वाला कवक खमीर को कहा जाता है, खमीर को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा गोल कृमि है। तो गोल कृमि हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एस्केरिस। एस्केरिस दोस्तों गोल कृमि का उदाहरण है, याद रखिएगा, एस्केरिस। और यह दोस्तों नेमाटोटा संघ से संबंधित है, नेमाटोटा। नेक्स्ट है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों के गति को आसान बनाता है वह दोस्तों क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना है सीनोवियल कहलाता है, सीनोवियल। नेक्स्ट है कि जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो कि मौजूद जीवाणु सेलुलोज को पाचन में मदद करता है। तो दोस्तों रूमेन होता है, रूमेन, याद रखना है रूमेन होता है, रूमेन। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में दोस्तों 73। क्वेश्चन 73 कह रहा है कि मानव शरीर का निम्नलिखित में कौन सा भाग ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो यह दोस्तों हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि उदर मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर और तीसरे निलय के नीचे स्थित रहता है, याद रखिएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण दोस्तों शरीर के तापमान का विनिमय, भोजन का सेवन, तरल पदार्थ का सेवन, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण, तनाव का नियंत्रण, भावनात्मक अभिव्यक्ति, आक्रामकता, नींद, जागना, यौन उत्तेजना और स्मृति, ये सभी दोस्तों इसका काम है। नेक्स्ट है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्रीकेसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है और पराग को फंसाकर रखता है। तो यह दोस्तों वर्तिकाग्र होना चाहिए, ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। देखिए दोस्तों हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस वायरस जो होता है मच्छर के काटने से नहीं दोस्तों, और हेपेटाइटिस जो होता है यह यकृत को प्रभाव करता है, यकृत को। यहीं से क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस याद रखना है 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई को। डेंगू की बात किया दोस्तों तो डेंगू वायरस के कारण होता है और इसका वाहक है एडीज एजिप्टी मच्छर। एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू का हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर मलेरिया का दोस्तों याद रख रहा है, यह प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है, और यह दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है मलेरिया। अब विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब? तो 25 अप्रैल को। और डेंगू दोस्तों याद रखना है किससे? तो इजिप्टी मच्छर से। फिर दोस्तों फाइलेरिया नामक जीव है जो कि फील पाँव जो बोलते हैं दोस्तों, फाइलेरिया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा कथन सत्य है 58 का। तो 58 दोस्तों इसको तो देखिए दोस्तों, इसका रिपीट क्वेश्चन है और 58 का ऑप्शन ए था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नंबर आपका 76 है कि अरब सागर में निम्नलिखित में किस महासागर का विस्तार है। तो अरब सागर में दोस्तों हिंद महासागर का हो जाएगा। अरब सागर का है चाहे दोस्तों बंगाल की खाड़ी का है, हिंद महासागर ही होगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन ऑफ 77 है कि गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस राज्य में है। तो भाखड़ा नागल का है दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि 77 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहीं से दोस्तों कुछ हम बांध का आपको याद करवा देते हैं जिसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पोंग बांध है। तब पोंग बांध दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी पर। फिर दोस्तों आपका है कोल बांध जो कि सतलज नदी पर है, वो भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। परुंध बांध जो कि ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। लारगी बांध ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों पारस पत्थर हो जाएगा, पारस पत्थर। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसमें पहला कथन है कि इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया जाता है। नहीं दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि किया जाता है। तो वर्षा वनों में जो कृषि होता है दोस्तों वो होता है कर्तन और दहन कृषि, कर्तन और दहन कृषि याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्न में से किस कारण होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का दोस्तों जो निर्माण होता है वह किस कारण होता है। तो याद रखना निक्षालन के कारण, निक्षालन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी का कहेगा दोस्तों तो यह अवसादन के कारण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट है कि शैवाल और लाइकन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों टुंड्रा वन में पाया जाता है। शैवाल और जो लाइकन है दोस्तों यह टुंड्रा वन में पाया जाता है, याद रखिएगा टुंड्रा वन में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना है 1875 में किया गया था, 1875 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक भूवैज्ञानिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना है कि सेल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से, तंत्र और कारण से याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों किस देश में है। तो म्यांमार में स्थित है, और सॉरी में नहीं पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा सफेद को पर्वत श्रृंखला। नंबर आपका 86 है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसको हाथों से लिखा गया था। तो भारत का दोस्तों जो मूल संविधान अंग्रेजी में जो लिखा गया था यह दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से, याद रखिएगा। और इनको सुलेखक भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान का सुलेखक कौन है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 315 के क्लाउज 1 में, अनुच्छेद 315 के क्लाउज 1 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों यह गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत से है, डीपीएसपी में हम बताते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 का बी, यानी कि अनुच्छेद 43 और 43 का बी भी, फिर 46, 47, 48 यह सभी गांधीवादी से है। जैसे अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन से है, अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी है, और अनुच्छेद 43 का बी में दोस्तों सहकारी समिति से है, अनुच्छेद 46 है कमजोर वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, और अनुच्छेद 47 हो जाएगा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार
और अनुच्छेद 48 हो जाएगा कि दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 में। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। कौन अनुच्छेद जितना था हम आपको यानी कि 6 अनुच्छेद ऐसे याद रखना है जो कि गांधीवादी से है। अनुच्छेद 40, 43, 43 के बी, फिर 46, 47, 48। चलिए नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है? तो दोस्तों 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत याद रखिएगा, जो कि 1961 में हुआ था। फिर 12वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों जो 1962 में हुआ था, तो गोवा और दमन दीव को। और 14वां याद रखिएगा दोस्तों जो कि 1962 में हुआ था, ये पांडिचेरी को भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, 14वां। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म को रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 29 और 30 दोस्तों इन लोगों के लिए दिया गया है, यानी अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 29 में देता है और शिक्षा संस्थानों के दोस्तों अनुच्छेद 30 में देता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों सरकारिया आयोग की बात की जाए तो 1983 में स्थापना हुआ था और इन्होंने सिफारिश किया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगा यह निष्पक्ष होना चाहिए। फिर दोस्तों फजल अली आयोग 1953 में गठित हुआ है। फिर राजमन्ना आयोग की बात करें तो 1969 में गठित हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 92 का ऑप्शन नंबर है लोकसभा अध्यक्ष आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक मतलब दोस्तों कि यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। नंबर 94 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? तो दोस्तों समापन प्रस्ताव होना चाहिए दोस्तों, समापन प्रस्ताव याद रखिएगा, समापन प्रस्ताव आपका राइट हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव वो होता है दोस्तों कि जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सदन का निर्णय लेने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव है, एक औपचारिक। नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का अधीन आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो कि ऑप्शन के अनुकूल चला जाता है तो मौलिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा, मौलिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 मैथ है, इसको तो बनाइएगा दोस्तों। तो 4.5/9 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ए में है 4.5/9। जब 97 का बनाएगा दोस्तों तो 4 वर्ड्स आंसर आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब दोस्तों क्वेश्चन आप 98 बनाइएगा तो 98 का दोस्तों कौन सा, तो ऑप्शन सी आएगा 13.1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99, तो 99 का दोस्तों 400 आंसर आएगा जब बनाइएगा तो। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 100 जब बनाइएगा दोस्तों तो 2 वर्ड्स आंसर इसमें आएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका सेट नंबर 11 समाप्त हो गया। मिलते हैं सेट नंबर दोस्तों नेक्स्ट यानी कि 12 में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।